मिडिल ईस्ट की लड़ाई जब से शुरू हुई है तो दो चीज़ों का बहुत ही बड़ा रोल आया है जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है। और ये शायद न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा पावरफुल साबित हो रही है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जो सी ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, और दूसरा बाब अल मंदब, जो रेड सी को स्वेज कैनाल से जोड़ता है फिर इंडियन ओशन की तरफ लाता है। ये दो चोक पॉइंट्स हैं, जलडमरू है। लगभग दोनों की चौड़ाई जो है 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है, और जहां से जहाज पास होते हैं वो करीब 3 और 4 किलोमीटर की रेंज में है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर ये जलडमरू गल्फ ऑयल को दुनिया को सप्लाई करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में दुनिया का 20 से 21% ऑयल, लगभग 21 मिलियन या 2.2 करोड़ बैरल से ज्यादा हर रोज यहां से गुजरता है, जो दुनिया की 20% एनर्जी को, तेल को, और 25% गैस को, एलपीजी को सेटिस्फाई करता है, और 30% फर्टिलाइजर यहां से निकलती है। जब से यह वार शुरू हुई है ईरान, अमेरिका और इजराइल की, तो ईरान ने गल्फ ऑफ हुर्मुज को एज ए पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, और इसने पूरा जो है आवाजाही जो है जहाजों की रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लगभग 40 मिनट पर, नॉर्मल डेज में 40 मिनट पर एक जहाज वहां से गुजरता था, ऑयल का टैंकर जो बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल वहां पे लेके जाता था। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान ने जिस तरीके से हुर्मुज को कंट्रोल किया है, अमेरिका उसको रोकने के लिए फिर डबल ब्लॉकेट किया है, दुनिया में तेल की कमी हो गई है। अल जजीरा की स्टडी के हिसाब से 90 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं एनर्जी इमरजेंसी लगा चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया, और बहुत ही सीवियर क्राइसिस हो रही है एलपीजी की भी, क्योंकि 90% एलपीजी जो है इस रीजन से एशियन इकोनॉमीज को जाता है, जिसमें इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना बड़ी इकोनॉमीज है, और छोटी छोटी अदर कंट्रीज भी हैं। दूसरी तरफ जब हम बाब अल मंदब की तरफ जाते हैं, इसके ऊपर जो है हुती का कंट्रोल हुआ है। इनके पास कोई आर्मी तो नहीं है, लेकिन ये एसिमेट्रिक फोर्सेस इनकी बहुत स्ट्रांग है, जो कि बड़ी बड़ी कॉमर्शियल शिप्स को रोक देती हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ये है बाब अल मंदब का, इसे अरबिक में गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं पुराने जमाने में, क्योंकि यहां से जो शिप्स जाते थे वो बहुत ही वल्नरेबल होते थे, इनके ऊपर तूफान वगैरह का बहुत ज्यादा असर होता था, ये टूट जाते थे रास्ते में। तो ये जो बाब अल मंदब है, रेड सी को सुएज कैनाल से कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल जो है यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट करती है। अब ट्रेड के मामले में, निर्यात आयात और निर्यात के मामले में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 35% कंटेनराइज कार्गो जो शिप से जाते हैं, इधर ही से जाते हैं, 12% तेल जाते हैं, और करीब इतने ही परसेंट, 9 से 10% एलपीजी और गैस का यहां से आवागमन होता है। सुएज कैनाल जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है, वहां कम से कम जो है सालाना जो है 25 से 30 हजार शिप गुजरते थे, जो कि अब लड़ाई के बाद ये 5 से 6 हजार हो गए हैं, जिससे इजिप्ट को आमदनी बहुत कमी हुई है। तो ये जो दोनों जो है जलडमरू है, वाटरवेज है, जो भी कंट्रीज इसको कंट्रोल करती है, ये पूरी रीजन की पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करती है, ट्रेड कंट्रोल करती है, और अगर इसमें बाधा आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। यहां से तेल जो है एशियन इकोनॉमीज पे जाती है, यूरोपियन मार्केट में जाती है, और कुछ जो है अदर कंट्रीज की तरफ भी जाती है। तो देखने में ये आया है कि ये जो लंबी लड़ाई शुरू हुई है अमेरिका, ईरान और इजराइल में, तो इजराइल और अमेरिका ने जो बम्बार्डमेंट किया, जिस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया आके विदाउट एनी रीजन, तो ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अपने कंट्रोल में लिया है। दर्जनों जहाज जो हैं
हिट किए गए हैं, दर्जनों जो है नाविक जो है वो मारे जा चुके हैं, और दर्जनों सैकड़ों के ये जहाज जो है दोनों तरफ जो है खड़े हुए हैं, और इनका आवाजाही बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा इंडिया सफर किया है। इंडिया के लगभग 13 से 14 जो है नाविक मारे जा चुके हैं, 2-3 जहाज को हिट किया गया है, इसमें ईरान ने भी किया है और सबसे ज्यादा जो है अमेरिका ने किया है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि बाब-अल मंदब में जिस तरीके से हुतीज ने इसको कंट्रोल किया है, अमेरिका की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी इसको जो है वो खत्म नहीं कर पाए ये कंट्रोल, और लामहला आखिर में अमेरिका को हुतीज के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ा। लेकिन अभी फिर ये जो नया दौर, तीसरा जो लड़ाई का शुरू हुआ है ईरान और अमेरिका में, इसमें जो है फिर से ये चीजें उभर के सामने आई है। हुतीज ने जो है बाब-अल मंदब को बंद करने का ऐलान किया। उसमें सऊदी अरब का जो तेल इधर से बहुत ज्यादा जाता था वो भी रुक जाएगा, और उसमें यूएई है, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ईरान, इराक, इन सारे का तेल जो है इसी रास्तों से जाता है। अगर ये रुकता है तो बड़ा खसारा होगा दुनिया में। एनर्जी की प्राइसेस जो है बहुत हाई जाएगी। अगर एनर्जी की प्राइसेस हाई जाती है तेल गैस की, तो इन्फ्लेशन आता है। जो इन्फ्लेशन आता है तो लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाता है, इकोनॉमी रिसेशन में आती है, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है, गोल्ड प्राइसेस ऊपर बढ़ने लगता है, और तमाम सारी चीजों का इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन जो है ऑयल के जरिए बहुत सी कंट्रीज में जाती है, क्योंकि वहां के जो ट्रक्स हैं जो डीजल बेस्ड हैं, ज्यादातर माल की ढुलाई इसी तरीके से होती है और इन्फ्लेशन आता है। और इंडिया जैसी कृषि प्रधान देश में जो है वहां पे सिंचाई जो है डीजल से होती है। अगर डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन की, और ये तमाम कॉमन डेली लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। अब मसला ये आता है, दूसरा बड़ा सवाल, क्या अमेरिका जो है इन दोनों जलडमरुओं की इंपॉर्टेंस को, अहमियत को नहीं समझता था? ये समझता था। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है, अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, और इसको जो है देखते हुए सेंटकॉम जो बहरीन में इस्टेब्लिश किया था, हुर्मुज की जो सिक्योरिटी के लिए भी एक रीजन था, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली अब गल्फ पे ऑयल तो नहीं लेता है, लेकिन इसके एलाइज जो है ऑयल लेते हैं, गैस लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, और इसकी वजह से इनकी एलाइज की इकोनॉमीज जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, श्रीलंका है, आसियान कंट्रीज हैं, इनमें जो है एक इकोनॉमिक रिसेशन आता है, जिससे अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर असर पड़ता है। और अमेरिका की जो ये एक छवि है दुनिया में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये इसके ऊपर भी बड़ा असर आया है। और जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका के असलहों को बिल्कुल खत्म किया है लो कॉस्ट एसिमेट्रिक वॉरफेयर के थ्रू, $1000, $500, $800 के ड्रोन से इन्होंने जिस तरीके की तबाही फैलाई है, उसके रोकने के लिए अमेरिका को $1 मिलियन, $10 लाख से ऊपर के इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पड़े हैं। तो ये अमेरिका की माली और जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड दिया है वो बहुत ही जो है सरप्राइजिंग लगा है लोगों को, कि एक छोटी सी कंट्री, थर्ड ग्रेड की कंट्री जो है किस तरीके से एक सुपर पावर को चैलेंज कर रही है। अगर अमेरिका जो है हुर्मुज को छुड़वाने में कामयाब नहीं हो पाता, जो कि पहले फ्री था, तो अमेरिका की सुपर पावर की साख पे बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और ये धक्का शायद अमेरिका को फिर जो है एक गिरे हुए पावर की तरह महसूस कराएगा, और चाइना ऊपर आएगा, और दुनिया में चाइना और रशिया का जो अलायंस है, ये जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवी वर्ल्ड की एक स्थापना जो कल्पना की जा रही है, उसकी स्थापना हो जाएगी। इस लड़ाई में कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है, इसमें अभी तक चाइना के अलावा कोई भी विनर नहीं लग रहा है। चाइना दूर से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, और ये देखने की बात है कि अब ये कब तक चलेगा। सारे लोगों का फोकस ये है कि ईरान जो है छोटी सी कंट्री है, कब तक जो है इसको जो है इस लड़ाई को चला पाएगा। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि रशिया
और चाइना पूरी तरीके से रियल टाइम इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के जरिए और जमीन के थ्रू जो है डुअल यूज टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, ड्रोन्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और ईरान का कहना यह है कि इस बड़ी लड़ाई के लिए मैं 79 से ही तैयारी में था, क्योंकि जिस तरीके का रिजीम यहाँ आया था वो अमेरिका के खिलाफ आया था, एक रिवोल्यूशन हुआ था, शाह को हटाया था जो अमेरिका का पपेट था। तो तभी से ये सोच रहे थे 1979 से हम इस लड़ाई की तैयारी में थे, और ये दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई उसी तैयारी में थे 40 साल से, क्योंकि जिस तरीके से ये अंडरग्राउंड सिटीज बना रखा है, साइलोज बना रखा है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रखा है, मिसाइल्स बना रखा है, लॉन्ग रेंज सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि 12 से 13 मैक है, जो 12 से 13 गुना जो है आवाज की स्पीड से ज्यादा जाता है। इजराइल जो है वो करीब 15 मिनट में पहुंच जाता है, जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, 2500। जॉर्डन जो है 2000 है, ये करीब जो है 10 से 15 मिनट तक पहुंच जाता है, उतनी तेजी से जाता है और अपने रास्ते बदलता रहता है, जिससे अमेरिका के जो डिफेंस शील्ड्स हैं, चाहे पैट्रियट हो, चाहे इजराइल के जो है तीनों जो है डिफेंस शील्ड है, आयरन डोम बहुत ही माना जा रहा था, डेविड स्लिंग, एरो, ये सब फेल हो चुके हैं। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये रोक पाए। ईरान जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और जिस तरीके की प्रिपरेशन इसकी है, ये लाजवाब है। दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज जो है इसको सरप्राइजिंग वे में देख रहे हैं, जो कि डिफेंस में अपने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था। एक 40 साल से सैंक्शन की कंट्री इस तरीके से डिफेंस में आगे बढ़ी है, ये काबिले तारीफ है। और दूसरे वीक कंट्रीज को जहां पर R&D पे ज्यादा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा फोकस किया जा रहा है, उसके लिए जो है एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ईरान की ये हालत है कि वो चौथा लार्जेस्ट एंड माइटियस्ट कंट्री की तरह उभर रहा है, जो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करके एक नई शेप देगा। और चाइना और रशिया और तमाम बड़े पावर्स ईरान से 1 to 1 और इक्वल लेवल पर बात करेंगे। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर हमने ईरान को कट शॉट नहीं किया, उसके कद को छोटा नहीं किया, तो अमेरिका का सिर्फ सुपर पावर स्टेटस ही नहीं खत्म होगा, बल्कि एक नया पावर पूरे गल्फ पे इंपोज हो जाएगा। जो गल्फ कंट्री जो तेल के शासक हैं, ये भी ईरान की तरफ अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर देंगे। तो मसला इतना आसान नहीं है समझना, मसला इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, लेकिन फिर भी इस मसले को सॉल्व करना ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि इस रीजन की दुनिया को बहुत सख्त जरूरत है एनर्जी के लिए, ट्रेड के लिए, रूट के लिए। अगर ये बाब अल मंदब और सुएज कैनाल का रास्ता रुक जाता है तो एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जो केप ऑफ गुड होप की तरफ जाता है, जो 10 से 15 रोज ज्यादा लेगा। इसमें ईंधन का ज्यादा खर्च होगा, जहाज के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, कंटेनर की शॉर्टेज हो जाएगी, पेरिशेबल गुड्स जो है, खराब होने वाली गुड्स है, वो जल्दी पहुंच नहीं पाएंगी यूरोपियन मार्केट में, ना यूरोपियन मार्केट से इधर आएगा। कोयला जो रशिया वगैरह से भी जो चीजें आएंगी वो भी नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये एक बड़े मसले की तरफ दुनिया है। दुनिया, मुझे नहीं समझ में आता है कि दुनिया क्यों चुपचाप बैठी हुई देख रही है, क्यों नहीं एक्टिव आगे बढ़ के एक्टिव रोल अदा करके इस लड़ाई को रोके। लेकिन एक चीज की तरफ मैं और बताना चाहता हूं कि अमेरिका कहता है कि ना तो बाब अल मंदब, ना तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, बाब अल मंदब, ना तो हुती से यमन का कंट्रोल है, फ्री वाटरवेज है, ना तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान की तरफ है। लेकिन जब हकीकत ये देखी जाए तो जो पूर्वी छोर है हुर्मुज का, वो ईरान के कंट्रोल, वो ओमान के कंट्रोल में आता है, जबकि पश्चिमी छोर जो है हुर्मुज का, ये कहा जाता है कि ईरान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक इसी तरीके से बाब अल मंडब में जो पूर्वी छोर है इसका, ये तिब्बती और इटरिया के कंट्रोल में है, और पश्चिमी छोर जो है ये कहा जा रहा है कि यमन जो है हुतीस का इस पे कंट्रोल नहीं है। तो ये डुअल पॉलिसी नजर आ रही है, इसको हमको देखना पड़ेगा। ये कंट्रीज इतनी पावरफुल नहीं थी तब, यूनाइटेड नेशन का सी ऑफ लॉग में जो है इस तरीके से कोई नहीं था। अब चीजें नहीं आई हैं, तो अगर इम्पार्शियल वे में देखा जाए
तो जिस तरीके से ओमान का कंट्रोल है अपनी साइड पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का, ईरान का क्लेम भी जो है सही होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से जिबूती और इरिट्रिया का अपना क्लेम करती है बाब अल मंदब के रास्ते पर, उसी तरीके से हुतीस का भी क्लेम है। तो इसमें डुअलिटी अच्छी नहीं लगती है। दुनिया को एक बहुत ही फेयर, बैलेंस्ड, अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट सिस्टम स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी दुनिया के सिस्टम को कब्जा करके उसको अपने फेवर में किया। आज ये वक्त आ गया है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज, ईस्टर्न इकोनॉमीज, एशियन इकोनॉमीज, अफ्रीकन इकोनॉमीज, जहां मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, यूथ है, मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी है, सब कुछ यहीं पे है, तो इनको भी जो है आगे बढ़ के वर्ल्ड के ऑर्डर में को चेंज करने में पूरा रोल अदा करना पड़ेगा। और ईरान इवेंट जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे सारी कंट्रीज आगे आके इसको चेंज करने के लिए अपनी भागीदारी शो करें। अदरवाइज अगेन फिर वो कोलोनियल, पोस्ट कोलोनियल की सिस्टम रहेगा और इमर्जिंग इकोनॉमीज की कोई से नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से मैं एक ब्रीफ में एक पूरा अकाउंट देने की कोशिश किया हूं और आगे चल के हम लोग और बात इस पे करेंगे।